IPEM इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज के छात्रगण, सुप्रभात। आज के आई लर्न हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत है। आइए हम पढ़ते हैं सारा आकाश का पूर्वार्ध का अध्याय 10। ये अंतिम पूर्वार्ध का अंतिम भाग है। आइए पढ़ते हैं। समर आज भी दिवाकर के साथ सिनेमा देखने जाता है। मुन्नी के कारण उस दिन वो सिनेमा नहीं जा सका था, तो आज प्लान बना था और किरण भी साथ जाती है। जब लौटते हैं तो किरण थोड़ी दूर पर और समर और दिवाकर साथ साथ चलते हैं। दिवाकर पूछता है कि अब जब एग्जाम हो गया है तो आगे क्या करने का इरादा है। समर को याद आ जाता है कि उसके भाई ने कहा था कि दिवाकर से बात करो, उसके पिता की अच्छे लोगों में जान पहचान है, कहीं नौकरी दिला दे। समर डर के मारे या मजाक के कारण, श्री भाइश के कारण अपनी चुटिया से बहुत डरता था। आज वो चुटिया की गांठ को खोल करके अपने बालों में मिला लेता है और किसी को पता ना चले इसलिए टोपी भी पहनता है कभी कभी और हाथ से उसको बालों के अंदर मिलाता रहता है। किरण बात बात में पूछती है कि प्रभा अगर है तो मुझे मिलने का मन है, मुझे उनसे मिलाओ। समर जो है चौंक जाता है, सोचता रहता है, फिर कहता है कि वो अपने मायके में है। समर अपने घर की परिस्थिति, आर्थिक स्थिति सब कुछ जानता था, इसलिए वो शर्माता था, लज्जित था कि किस तरह अपने दोस्त जो इतना अमीर है उसकी मदद भी करता है, उसको क्या समझता है, अपने घर ले जाए, वहाँ बैठने के लिए भी क्या कहाँ पर बैठा है। समर 5 घंटे बाद अपने घर लौटता है। उससे मालूम है कि घर में सुबह क्या हुआ था। यहाँ की घटना सुनिए। बाबूजी प्रभा को बहुत बिगड़ रहे थे। क्यों? प्रभा छत पर बैठकर दाल बिन रही थी और बाबूजी का कहना था कि अगल बगल छत पर जाड़े का समय है, धूप सेकने के लिए सब खड़े रहते हैं। आखिर बात क्या है कि बात बात में तुम छत पर जाती हो। प्रभा को बिगड़ रहे थे इस बात का पर अम्मा भी बहुत बिगड़ी। भाभी ने आग में घी डालने का काम किया। अम्मा ने यहाँ तक कि उसके चरित्र पर भी बात कर दिया, यहाँ तक कि कह दिया कि ये मरे तो मैं लड़के की दूसरी शादी कर दूं, पीछा ही नहीं छूटता है। रात को जब समर घर आता है, अमर ने दरवाजा खोला। वो पूछता है कि भैया तुम कहाँ गए थे, सब चिंतित थे, इतना देर कैसे हो गया। समर आता है, अपने कमरे में लेट जाता है। आज देखता है उसके लिए खाना नहीं रखा था। वो सोचता है प्रभा तो हमेशा रख देती थी समय से, आज क्या हुआ कि यहाँ थाली नहीं रखी गई। उसको रात के समय प्यास लगती है, देखता है पानी यहाँ नहीं था। वो जानता था कि छत पर दीवार से निकली हुई जो दीवार है वहीं पर पानी रहता है। वो छत पर जाता है कि रात के करीब 11:30 पौने 12 बजे होंगे और वहाँ जाके जैसे ही वो पानी की तरफ बढ़ता है उसे एक किनारे पर अंधेरे कोने में एक सफ़ेद कपड़ों में लिपटी बैठी कोई दिखाई देती है। थोड़ा सा डर तो जाता है, फिर उसे समझ में आ जाता है कि ये प्रभा है। वो पानी पीता है, लौट आता है अपने कमरे में, पर उसे लेटा नहीं जाता है। मन में तरह तरह की बेचैनी, तरह तरह के सोच चलते रहते हैं। अंत में वो सोचता है कि इतने ओस में सर्दी के समय क्यों छत पर बैठी है। वो फिर जाता है, जा करके उसके सामने से गुजरता हुआ पानी पीने का नाटक करता है, फिर आता है, अपने मन में देता है कि मैं क्यों बात करूं। वही अपमान, वही सब कुछ उसे फिर से याद आ जाता है। वो मुड़ता है लेकिन अचानक उसके रोने की आवाज़ सुन करके वो फिर घूमता है क्या और पूछ बैठता है कि यहाँ बैठकर क्यों रो रही है। कोई जवाब नहीं आता है। समर को अपमानित महसूस होता है। फिर चलता ही है कि वो सोच लेता है कि आखिर ये भी तो पराए घर की है, इससे पूछ लिया जाए, मैंने भी इसके ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं। वो धम से उसके सामने बैठ जाता है और बोलता है कि प्रभा जी चलिए, चल के कमरे में लेटिए, सुबह रो लीजिएगा। जब ये कहता है तो प्रभा अचानक उसके दोनों कंधों को हिलाते हुए, खूब रोते हुए पूछती है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है। अगर मैं नहीं पसंद हूँ तो छोड़ दो, दूसरी शादी करना चाहते हो कर दो, आखिर मेरे चरित्र पर ऐसा लांछन क्यों लगाया गया। समर भी रो देता है। उसके हृदय में लगता है कि जो चट्टान थे आज पिघल पिघल कर आंसू के रूप में निकल रहे हैं। दोनों लिपट कर खूब रोते हैं। 2 घंटा करीब बीत जाता है। अंत में बेहोश सी हालत में वो प्रभा को लेते हुए कमरे में आता है। इस तरह रोते हुए ही दोनों की रात गुजर जाती है। जल्दी सुबह ही प्रभा सबकी आंखें बचाते हुए निकल जाती है, पर जाते जाते वो समर से कहती है कि मुझे एक पोस्ट कार्ड ला दीजिए, मेरे पास पैसा नहीं था, मुझे अम्मा को चिट्ठी लिखना है। समर ये सुनता है और सोचता रहता है कि जब दिन निकल आएगा, उजाला होगा, तो हम दोनों आपस में आंखें कैसे मिलाएंगे। इस प्रकार
पूर्वार्ध का अध्याय 10 यहाँ समाप्त होता है। पूर्वार्ध के बारे में हम आपको पहले भी समझा चुके हैं। सारा आकाश 2 भाग में बटा है, पहला पूर्वार्ध, दूसरा उत्तरार्ध। पूर्वार्ध जीवन से संबंधित है। पूर्वार्ध का अर्थ है साँझ। साँझ का प्रतीक दिया है उपन्यासकार ने। पूर्वार्ध साँझ का प्रतीक है, अर्थात जीवन में हम जब संघर्ष शुरू करते हैं, शुरुआत होता है जब जीवन का, हम संघर्ष करते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, भविष्य में कुछ करना चाहते हैं, अपने जीवन के लिए कुछ करना चाहते हैं, आत्मनिर्भर चाहते हैं, तो तरह तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ये पूर्वार्ध में दिखाया गया है। तो जीवन के इस संघर्ष में को करते करते हम हताश होते हैं, निराश होते हैं कि अपने अंदर एक साहस आता है, दृढ़ निश्चय आता है, ये भी दिखाया गया है। इसमें उपन्यासकार ने कहा है कि संघर्ष करते करते जो युवा है, जिसके अंदर अनेकों महत्वाकांक्षाएं हैं, सारा आकाश की तरह हमारे सामने फैला हुआ है, इस मुसीबत से लड़ते लड़ते वो या तो आत्म पलायन करें, आत्मनिर्वाण करें, समर्पण करें या आत्महत्या कर लें। इसीलिए पूर्वार्ध इसका नाम पड़ा है। पूर्वार्ध साँझ का प्रतीक है और साँझ के बाद घनी अंधेरी रात आती है। अंधेरी रात दुख का ही प्रतीक है। तो इतने जब दुख आते हैं तो हमें संभलना चाहिए, समझना चाहिए, अपने जीवन के, अब आत्मनिर्माण के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाएं के सारा आकाश को मुट्ठी में भरने के लिए तत्पर रहना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। ये उपन्यासकार ने पूर्वार्ध के अंक में ये संदेश दिया है, इस भाग में ये संदेश दिया है। आत्म पलायन नहीं करना चाहिए, आत्म हत्या के लिए सोचना नहीं चाहिए। ऐसा संदेश उपन्यासकार राजेंद्र यादव ने दिया है पूर्वार्ध में। पूर्वार्ध जो जीवन की साँझ है, जीवन का संघर्ष है। तो इस अंक में, इस भाग में हम यही पाते हैं कि एक युवा जो विस्तृत बृहदाकार जो जीवन है, उसमें जो कुछ पाना चाहता है, अपने महत्वाकांक्षाओं को अपनी मुट्ठी में समेटना चाहता है, और निम्न मध्य स्तर वर्ग की ये कहानी है, ये भूलिएगा नहीं, ये निम्न मध्य स्तर वर्ग की कहानी है। ये एक परिवार की, एक युवा की कहानी नहीं है, ये समस्त परिवार की कहानी है। इसको पढ़ने से लगता है कि ये मेरे साथ ही हो रहा है, ऐसा कहीं ना कहीं मेरे साथ हो रहा है। तो ये उपन्यासकार ने संदेश दिया है कि ऐसा जब हर एक के साथ है तो इससे हमें शिक्षा लेना चाहिए और आत्मनिर्भर बनने का कोशिश करना चाहिए। डरना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, आत्म पलायन नहीं करना चाहिए, आत्महत्या के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। यही संदेश है इस भाग में।